नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5, क्योंकि 4 प्रैक्टिस सेट को हम पहले कर चुके हैं विद सॉल्यूशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ, अर्थात व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए निरंतर अभ्यास के साथ हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है या है पूछा गया है। तो जैनेंद्र जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, भगवती चरण वर्मा भी और अमृतलाल नागर को भी। इन तीनों साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन मनु भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि उनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जो आंसर होगा हमारा डी होगा, मनु भंडारी। मनु भंडारी जी को उनकी रचना एक कहानी यह भी, इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है एक कहानी यह भी, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और 2008 के अंतर्गत इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो जैनेंद्र को देख लेते हैं, उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध रचना पर जो है जैनेंद्र जी को, उनकी रचना है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध रचना पर 1966 में जैनेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भगवती चरण वर्मा को 1961 में उनकी रचना भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अंत में जो है अमृतलाल नागर को 1967 ईस्वी में अमृत और विष रचना पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक प्रश्न के साथ हम सभी ऑप्शनों को देखते हुए विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन हो सके। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है। तो खूंटियों पर टंगे लोग निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की और अन्य रचनाएं जब हम देखें तो बात कर लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, खूंटियों पर टंगे लोग तो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, साथ ही जो है इनके द्वारा जो जैसे कि गर्म हवाएं, कुआं, उनो नदी, ये आदि जो रचनाएं भी जो है परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती हैं। तो तीसरा सप्तक के कवि रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और 1959 ईस्वी में जो है अज्ञे जी द्वारा संपादित किया गया तीसरा सप्तक, उसके अंतर्गत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का भी नाम आता है। तो काठ की हांडियाँ इनका प्रसिद्ध रचना रही है 1959। फिर है बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1966 और कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976। उसके बाद है खूंटियों पर टंगे लोग 1982 की इनकी रचना है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नामक जो नारा है ये किस साहित्यकार ने दिया है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। और प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य देखें तो कवि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 14 सितंबर 1856 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के बेजे गांव में हुआ। उनके पिता ने उन्हें ज्योतिषी की शिक्षा दिलानी चाही, लेकिन उनका मन ज्योतिषी में नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाया, परंतु इनका मन वहाँ भी नहीं लगा। जब स्कूल में वह पढ़ न सके तो घर पर ही स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला भाषा सीख ली थी। इन पर अच्छी पकड़ बना ली थी। बाद में उन्होंने कई पुस्तकों का भी अनुवाद किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के
उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के भी काल में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जैसा प्रसिद्ध नारा देकर देश को एकजुट होने का संदेश दिया है। यानी कि ये नारा पूछ लिया जाए कब दिया था, तो ब्रिटिश हुकूमत के चलते हुए जो है प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये नारा दिया था, जो कि देश के लिए जो है एकजुट होने का संदेश इस नारे के द्वारा जो है लोगों को मिला। और प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचनाओं में से भारत दुर्दशा कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। भाई भारत दुर्दशा रचना किसकी है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखी गई भारत दुर्दशा, लोकोक्ति सकत, कली कौतुक और श्री प्रेम पुराण, हमीर हट भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो ये सभी रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन भी किया। उन्होंने 40 पुस्तकों की रचना की। उनकी साहित्यिक जो विशेषता थी, उन्होंने जो है दांत, भो, वृद्ध, धोखा, बात, मूछ आदि साधारण विषयों पर चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध भी लिखे हैं। उनके निबंधों में हास्य व्यंग्य शैली की पुटता अधिक देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया। तो ये महाकाव्य है हमारा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में जो है राधा कृष्ण का जो है युग के अनुसार परिवर्तन कर दिया गया है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं। प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसके द्वारा रचित है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का एक महाकाव्य है, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पहले इस महाकाव्य का पूरा नाम जो है ब्रंजांगना विलाप रहा था। ब्रंजांगना विलाप नाम से ये महाकाव्य जाना जाता था। लिखना प्रारंभ हुआ 15 अक्टूबर 1999 को और लिखना समाप्त हुआ इस महाकाव्य का 24 फरवरी 1913 को। इतने सालों में ये लिखा गया। 1914 में जो है ये प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष ही परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता लिखना कब प्रारंभ हुआ या समाप्ति। ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अधिकतर जो है परीक्षा में जो तथ्य पूछा जाता है वो है इनका प्रकाशन वर्ष। खड़ी बोली प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली है अयोध्या सिंह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह द्वारा रचित। तो ये इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो ये परीक्षा में कई बार हमें प्रश्न देखने को मिला है, तो आपको याद रखना है 1914। उसके बाद देख लेते हैं खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से ये प्रकाशित हुआ। कृष्ण काव्य परंपरा में नवीनता लाने का प्रथम महाकाव्य ये माना जाता है और विषय है इसका श्री कृष्ण चंद्र की मथुरा यात्रा। इसी से इसका जो है नाम प्रिय प्रवास रखा गया। नायक श्री कृष्ण रहे, लोक रक्षक के रूप में ये जाने जो श्री कृष्ण रहे थे वे लोक रक्षक थे। एक श्री कृष्ण लोक रंजन के रूप में काव्य रचनाएं की जाती थी, लेकिन जो प्रिय प्रवास के महाकाव्य रचना के श्री कृष्ण थे वे लोक रक्षक थे, ना कि लोक रंजक। उसके बाद देख लेते हैं श्री कृष्ण में गांधी युग में एक उदात्त और कर्तव्यनिष्ठ नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नायिका राधा थी, लोक रक्षक थी और राधा केवल विहरणी ने नहीं बल्कि लोक व समाज सेविका की भूमिका भी निभाती थी। श्री कृष्ण महापुरुष जननायक भगवान नहीं माना जाता था श्री कृष्ण को, बल्कि महापुरुष और जननायक रहा था। जिस प्रकार से तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस में जो श्री राम की को लोक रक्षक के रूप में जो है उसकी भूमिका दिखाई गई थी। पात्र जो श्री राम जी थे वो लोक रक्षक थे, ना कि लोक रंजन। उसी प्रकार से प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को जो है लोक रक्षक के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद राधा
लोक सेविका, समाज सेविका के रूप में हमें देखने को मिलती है। प्रिय प्रवास की जो राधा है इसमें आध्यात्मिक व लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए लोक पक्ष व लोक कल्याण पर कवि का जो है ध्यान केंद्रित रहा है। सर्ग पूछे जाते हैं परीक्षा में कई बार कि प्रिय प्रवास के अंतर्गत कितने सर्ग है, तो 17 सर्ग इसमें हमें देखने को मिलते हैं। कुल छंदों की संख्या 1569 है। उसके बाद देख लेते हैं आगे 1569 है। उसके बाद देख लेते हैं भाई अलंकार योजना। अलंकार योजना है सादृश्य मूलक और प्रयोग अधिक जो अलंकारों का जो उसमें हुआ है वो हुआ है उपमा अलंकारों का। तो उपमा अलंकार इसमें सर्वोपरि अलंकार है। छंद विधान जो है द्रुत विलंबित और मालिनी मंदाक्रांता और वंशित छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। रस का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार रस मूलतः देखने को मिलता है। प्रिय प्रवास पर हरियोत जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा और प्रिय प्रवास से संबंधित लगभग सभी वे महत्वपूर्ण तथ्य मैंने यहाँ पर दे दिए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को इनकी रिवीजन बार बार करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। इन्हीं प्रश्नों में से आपको, इन्हीं तथ्यों में से जो है परीक्षा में भी काफ़ी सारे जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5। भाई वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर दिया करो और कमेंट भी किया करो लास्ट में, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। जो ये कथन है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये किसके द्वारा ये पंक्ति कही गई है, किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा धूमिल का। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है तो धूमिल का आंसर है। ये धूमिल के द्वारा कही गई पंक्ति है। आंसर हो जाएगा हमारा धूमिल। तो उसकी नज़र में यानी कि धूमिल जो सुदामा पांडे जी है, धूमिल के नाम से जाने जाते हैं। तो उनकी नज़र में कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। 9 नवंबर 1936 को बनारस के खेवली गांव में सुदामा पंडित धूमिल जी का जन्म हुआ था और 1936 में इनका जन्म हुआ। अगर पूछ लिया जाए तो कवि धूमिल की कविताएं अपने समय में कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध थी। संसद से सड़क तक जो ये इनकी रचना है, कविता संग्रह, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, प्रसिद्ध है। तो संसद से सड़क तक जो 1971 ईस्वी में जो है प्रकाश में आया था, इसमें भय, भूख, अकाल, सत्तालोपता और जो है अन्य 3 भटकाओं को रेखांकित किया है। और न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये पंक्ति भी कई बार परीक्षाओं में इनसे संबंधित कई बार पूछ ली जाती है। तो ये कई बार पूछा जाता है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। जो ये पंक्तियाँ है किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये सुदामा पांडे जी धूमिल जी द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न संख्या 5 हम देख लेते हैं भाई। 2 बार 5 आ गया। आई होप जो आप समझ रहे होंगे। 6 प्रश्न संख्या आई है, पर कोई बात नहीं, हमें प्रश्नों से मतलब है, संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े न निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही है? कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े निर्दोष आदमियों का हलफनामा किसने माना है, ये पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा धूमिल। कविता जो है भाषा होने की तमीज है, ये कथन हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये भी कथन धूमिल जी का है। और कविता जो है शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में एक निर्दोष आदमी का हलफनामा भी जो है धूमिल जी ने माना है। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद ने कहानी को
किस नाम से पुकारा है। प्रेमचंद द्वारा जो है कहानी का क्या नाम दिया गया, ये आपको बताना है। प्रेमचंद ने कहानी को गल्प नाम से पुकारा है। गल्प कहा है कहानियों को। प्रेमचंद का रचना संसार इतना विराट है कि इस लेख में विस्तृत से लिख पाना संभव नहीं, फिर भी इतना जो अवश्य बताया जाता है कि लगभग 300 कहानियाँ जो है प्रेमचंद जी ने के द्वारा लिखी गई है। 15 उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं। 3 नाटक प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं। जो है करबला इनका प्रसिद्ध नाटक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक है प्रेम की वेदी और एक है संग्राम। कुछ इस प्रकार से तीनों नाटकों को भी हम जो है आगे आने वाले प्रश्नों को में देख लेंगे। तो 10 अनुवाद हैं इनके द्वारा लिखे गए और 7 बाल पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने जनसाधारण की भावनाओं, तत्कालीन परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 7। नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार कौन है। नीलम देश की राजकन्या जो रचना है, इस रचना के रचनाकार कौन है, तो देख लेते हैं। नीलम देश की राजकन्या रचना के रचनाकार निम्नलिखित में से जैनेन्द्र जी है। जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रह देख लेते हैं। फांसी इनकी पहली कहानी संग्रह माना जाता है। 1929 ईस्वी। वायतयान 1930 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या फिर है 1933 ईस्वी। उसके बाद 2 चिड़िया 1935 ईस्वी। उसके बाद है प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक निम्नलिखित में से भगवान दीन माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं भगवान दीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और रचनाएं। तो भगवान दास जो है 1869 ईस्वी में जन्म हुआ इनका। 1958 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दार्शनिक यानी कि थियोसॉफी आदि जो है कई संस्थाओं के ये संस्थापक भी रहे हैं। उसके बाद सन 1955 ईस्वी में इन्होंने जो है इन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से वसीभूत भी किया गया। विभूति से भी जो है ये सम्मानित किए गए। किससे? भारत रत्न से। कब? 1955 ईस्वी में। भगवान दास जी की रचनाएं देख लेते हैं। प्लेग की चुड़ैल कहानी है, प्रसिद्ध कहानी रही है। उर्दू बेगम जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी रही है। दोनों कहानियाँ भगवान दास जी की हैं। ये दोनों कहानियाँ ही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। बुद्धगुप्त द्वारा चंपा किस कहानी का पात्र है। जो बुद्धगुप्त एवं चंपा, सॉरी भाई, बुद्धगुप्त द्वारा नहीं है, बुद्धगुप्त पात्र का नाम है और चंपा, ये दोनों पात्र किस जो है नाटक का पात्र माने जाते हैं। तो ये जो है आकाशद्वीप जो कि जयशंकर प्रसाद का स्वच्छंदता दृष्टि से अभिव्यक्त हुआ नाटक माना जाता है। दोनों के दोनों पात्र आकाशद्वीप से लिए गए हैं। तो देख लेते हैं। आकाशद्वीप कहानी जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है इस नाटक में। आकाशद्वीप में ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से जो है स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस कहानी में की गई है। एक सेकेंड भाई, कहानी है ये इनका भाई जी, ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, ना कि नाटक। सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। नाटक नहीं है, कहानी विधा की रचना है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि प्रसाद जी जो है नाटक लेखन में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। नाटक इन्होंने अधिक लिखे हैं, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इस प्रकार के ये सभी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी की है। इसलिए ये जो भाई कहानी है आकाशदीप, ममता, ये सभी इनकी कहानियाँ हैं, ना कि जो है नाटक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो बार बार आप मुख से जो है नाटक लेकर रहा था इनके संबंध में, क्योंकि ये नाटक में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं, इसलिए जो है बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं जो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है वो आकाशदीप एक स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है। यह नायिका प्रधान जो है कहानी मानी जाती है। इस कहानी में नायिका चंपा है और नायक कौन है? बुद्धगुप्त। ये आपको देखने को मिला ही होगा। तो यह जयशंकर प्रसाद का तीसरा कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। इसमें संकलित कहानियों की जो है कुल संख्या 19 मानी जाती है।
उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 10। अम्ब्राहिसिम कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? अम्ब्राहिसिम जो कहानी है ये भीष्म साहनी जी की प्रसिद्ध कहानी रही है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित, भीष्म साहनी जी से भी संबंधित कुछ अन्य रचनाएं उनकी कहानी संग्रह। तो देख लेते हैं। भीष्म साहनी को हिंदी कहानी में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। 1975 ईस्वी में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजित किया गया। उपन्यास रहे हैं इनके झरोखे, तमस, बसंती, माया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर। और कहानी संग्रह है इनके मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, वांगचू और निशाचर। ये सभी कहानी संग्रह रहे हैं भीष्म साहनी जी के। फिर नाटक है इनके, प्रसिद्ध नाटक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। हानुश और माधवी और कबीरा खड़ा बाजार में, तीनों ही नाटक इनके प्रसिद्ध रहे हैं। ये इनके अलावा जो है मुआवजे और आत्मकथा और बाल कथा, ये सभी जो है गुलेल का खेल, बाल कथा गुलेल का खेल, और आत्मकथा है बलराज माय मदर्स, और जो है मुआवजे भी इनका प्रसिद्ध नाटक रहा है। उसके बाद कबीर खाड़ा बाजार में 1985 का नाटक है इनका, माधवी 1984 का और हानुश 1977। इसके अलावा जो है ये आप लोगों ने देख ही लिया है कि उपन्यासों में झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर। तो ये नीलू नीलिमा नीलोफर जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये रचना किसकी है या ये किस विधा की रचना है, ये किसका उपन्यास है, तो ये पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। और ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी कवि किसे माना जाता है? तो भीष्म साहनी जी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11। हिंदी धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना? तो ये माना है किशोरी लाल गोस्वामी जी को। कि किशोरी लाल गोस्वामी जी को जो है शुक्ल जी द्वारा हिंदी धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार माना है। तो उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो इससे संबंधित तथ्य है उनको भी हम देख लेते हैं। हिंदीगत साहित्य के द्वितीय उत्थान का काल प्रारंभ संवत 1950 से माना जाता है। 1950 से 55 विक्रमी संवत के बीच हिंदी साहित्य द्वितीय काल का उत्थान माना जाता है। और किशोरी लाल गोस्वामी जो है 1865 में इनका जन्म हुआ, 1932 में इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी के कहानीकार का तथा उपन्यासकार माने जाते हैं। और काशी में इनका जन्म हुआ। और गोस्वामी जी की पहली कहानी इंदुमती और सरस्वती पत्रिका में 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगर ये पूछ लिया जाए गोस्वामी जी की जो पहली कहानी है इंदुमती किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो सरस्वती पत्रिका में। और कहाँ इनका जन्म हुआ? काशी में, वो 1865 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इन्होंने लगभग जो है 60 उपन्यासों की रचना की है। और इसके उपन्यासों में रजिया बेगम, त्रिवेणी, परिणय काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है भाई ये रचना इनकी। लवंग लता, आदर्श बाला, रंग महल में हलाहल और मालती माधव, मदन मोहनी और गुलबहार, ये आदि प्रमुख इनके उपन्यास माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12। रघुवीर शाही ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? रघुवीर शाही ग्रंथावली जो है निम्नलिखित में से 6 खंडों में विभक्त की गई है। रघुवीर शाही के प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। दूसरे सप्तक के ये कवि रहे हैं। सीढ़ियों पर धूप इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, जल्दी हंसो हंसो जल्दी हंसो जो है ये इनका कविता संग्रह है। रास्ता इधर से है कहानी संग्रह है। मेरा दिल्ली प्रदेश और लिखने का कारण जो है निबंध संग्रह है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया और कहाँ किया? तो वाराणसी में किया गया। और किसने किया? ये
जो है कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है ये आप सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा किया गया वाराणसी में। ये बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित एक हिंदी समाचार पत्र था और इनका जो प्रकाशन 15 अगस्त को वाराणसी से प्रारंभ हुआ, जो एक क्रांतिकारी घटना थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुवलयमाला रचना के कथाकार जो है, कुवलयमाला कथा के जो रचनाकार है वे रहे हैं उदयतन सूरि द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है आदिकाल के अंतर्गत। उसके बाद देख लेते हैं इनकी प्रसिद्ध जो रचना है, इनकी रचना उदयतन सूरि जी ने जो है 779 ईस्वी में राजस्थान में की थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 15। भाई आज का हमारा अंतिम ही प्रश्न है, 15 प्रश्नों को ही आज की क्लास में हम करेंगे, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो देख लेते हैं। खुसरो की रचना खालिक बारी है। वस्तुतः एक सेकंड भाई, ये हाँ जो ये प्रश्न है 15 ये पूछा हुआ, मैंने सोचा प्रश्न इंक्लूड नहीं है कि ये प्रश्न ही हमारा खुसरो की रचना खालिक बारी है वस्तुतः है। खालिक बारी वस्तुतः है मतलब कि कहने का मतलब ये है खुसरो की रचना किस प्रकार की है, ये पूछा हुआ है प्रश्न में। तो खुसरो की रचना जो है खालिक बारी वस्तुतः एक जो है फारसी हिंदी संकलन माना जाता है। खुसरो जी का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान एटा जिले का पटियाली गांव रहा। मूल नाम जो है यमुनुद्दीन अब्दुल हसन था और गुरु का नाम जो है निजामुद्दीन औलिया था। और उन्होंने ये निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर उन्होंने ये दोहा भी लिखा था भाई कि चल घर खुसरो आपने, ये था दोहा था भाई, एक गोरी से सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल घर खुसरो आपने चैन बसेरा, कुछ इस प्रकार से भाई दोहा कहा गया था निजामुद्दीन की औलिया की मृत्यु पर। क्योंकि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी तब ये देख करके अमीर खुसरो के मन में हुआ था कि तभी जो है अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे कि अब मेरा इस संसार में क्या काम है, कि मेरे जो गुरु है वे तो इस दुनिया से चले गए, अब उनके पीछे पीछे ही मुझे जाना चाहिए। तो तभी जो है अमीर खुसरो का भी जो है देहांत हो गया था। उसके बाद देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने लगभग जो है 100 रचनाएं लिखी थी और इसमें जो है नुह सिपर जो है इनकी खड़ी बोली की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और जो ये इस कीर्ति में भारतीय बोलियों के संबंध में वर्णन मिलता है। फिर है निस्बते, इसका अर्थ जो संबंध अर्थात दो वस्तुओं के परस्पर समानता ढूंढनी होती है। इसका अर्थ क्या है? निस्बते का वो है संबंध, कई बार पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है मुकरिया जो लिखी इन्होंने बात कहकर मुकर जाना, जैसे कि एक सखी दूसरी सखी से कुछ बात कहती है तो वो कहती है क्यों सखी साजन, वो कहती है ना सखी सीसा। तो इस प्रकार से मुकरिया भी इन्होंने लिखी है। फिर है दो खुसने, दो बातों का एक ही उत्तर देना। उसके बाद जो है इन गज़ल भी उन्होंने जो है लिखी है और भिन्न भिन्न शायर होते हैं गज़लों के। उसके बाद देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने ब्रज और फारसी को मिलाकर रचना की और रेखता कहा है। इन्होंने जो फारसी और ब्रज से मिलकर जो रचनाएं की उसे रेखता कहा जाता है, अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण भी देखा है। तो पूछा जाता है परीक्षा में अमीर खुसरो जी ने कितने राजाओं का जो सिंहासन दिल्ली पर देखा है, तो कितने राजाओं का शासन दिल्ली पर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो 11 राजाओं का। और इतिहास के विद्वान ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि व कवियों का राजकुमार की भी संज्ञा दी है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता देखने को मिलती है। खड़ी बोली के आदि कवि, खड़ी बोली हिंदी काव्य रचना
करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। यानी खड़ी बोली के आदि कवि या खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए साहित्य भी लिखा है। तो इस प्रकार से जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम जो है इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न और अन्य दिए गए हैं साहित्य और व्याकरण से संबंधित सभी हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास बस हमारी इतनी ही होगी, क्योंकि सभी प्रश्नों को हम करेंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, जिससे कि आप बोर भी हो जाते हो, अधिक पढ़ना नहीं चाहते। तो इसलिए जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भाई आज मुझे कुछ काम भी है और जो है हम थोड़ा सा आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और भाई वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है प्रश्नों की अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें और जिस भी परीक्षा की वे तैयारी कर रहे हैं उनमें ये प्रश्न जो है उनको हेल्प करे और जो है आप सफलता की तरफ बढ़ते रहें। इसी प्रकार से हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित साहित्य और व्याकरण से संबंधित हम जो है विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही जो है और अन्य महत्वपूर्ण जितने भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनको भी हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। NTA नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर TGT PGT किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर जो है और कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। तो अधिक से अधिक जो है क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्नों के साथ।